अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर वेरी वेल। सो हम अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एसक्यूएल के अंदर जॉइंट्स का यूज़ करेंगे कि किस तरह से जॉइंट्स की क्यूरीज हम लोग लिखते हैं या उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। सो स्क्रीन विजिबल है। यहाँ पर मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जो कि एसक्यूएल जॉइंट से रिलेटेड ही है। सेम इनका वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हम लोगों ने पाइथन के अंदर देखा था, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जॉइंट्स यूज़ होते हैं। सेल्फ जॉइन है, हमारे पास राइट जॉइन है, फुल जॉइन, इनर, लेफ्ट और क्रॉस जॉइन है। अब वन बाय वन इन जॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। वही कॉन्सेप्ट है कि इनर जॉइन में हमारे पास रिजल्ट आता है जब दोनों टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं, यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो फिर हम इनर जॉइन का यूज़ करते हैं। राइट जॉइन हमारे पास जो सेकंड टेबल हम लोग डिफाइन करेंगे उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन फर्स्ट टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो मैच कर जाएंगे, यानी बाकी के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं होंगे। जो नहीं मैच करेंगे उसमें वो फर्स्ट टेबल की जगह हमें नल वैल्यूज़ शो करवा देगा। और इसी का हमारे पास ऑल्टरनेटिव लेफ़्ट जॉइन है कि राइट जॉइन में सेकंड टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होते हैं, लेफ़्ट जॉइन में लेफ़्ट फर्स्ट वाले टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, और कॉमन रिकॉर्ड जो सेकंड टेबल में उसे मिलेंगे बाकी के वो रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करवाएगा। फुल जॉइन में जिसमें चाहे नल वैल्यूज़ हैं या नहीं हैं या मैच करें या ना करें, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाएगा। क्रॉस जॉइन जो हर एक रिकॉर्ड को क्या करता है, दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड से अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी रिलेट करने की कोशिश करता है, तो वो हमारे पास कहलाता है क्रॉस जॉइन। और यहाँ पर हमारे पास सेकंड है, लास्ट है यहाँ पर सेल्फ जॉइन। अब सेल्फ का मतलब होता है इटसेल्फ, खुद से। तो सेल्फ जॉइन में एक ही टेबल को हम मल्टीपल टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं या उसका मल्टीपल नेम हम लोग डिक्लेयर करते हैं, और वो अपने आप के ही रिकॉर्ड से खुद को मल्टीपल्स टाइम जॉइन करता चलता है। तो ये हमारे पास एसक्यूएल के अंदर यूज़ होने वाले जॉइंट्स हैं। आज इनको हम लोग एसक्यूएल के अंदर किस तरह से क्यूरीज का यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास टेबल्स है। अब हर टेबल्स के दरमियान कोई ना तो कोई रिलेशन है, कोई ना तो कोई एंटिटी है। अगर हम यहाँ पर कस्टमर वाले टेबल की बात कर लें तो कस्टमर वाले टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है। अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज वाले टेबल में आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास देखें कस्टमर आईडी वाला कॉलम मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर हमने इन दोनों के रिकॉर्ड्स को मर्ज करना हो, जॉइन करना हो, तो हमारे पास एक कॉमन रिकॉर्ड आ जाएगा, दैट इज़ कॉमन कॉलम आ जाएगा, दैट इज़ आईडी। बल्कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी आईडी है। एम्प्लॉय में देख लेते हैं हम, हमारे पास कौन सी एम्प्लॉय आईडी है, यानी जो हमने पढ़ा था कि एक प्राइमरी की होती है, तो उस प्राइमरी की के मुताबिक ही हम क्या करते हैं, जॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ऑर्डर आईडी का एक कॉलम है। इसका मतलब है कि ऑर्डर्स वाले टेबल में भी इटसेल्फ ऑर्डर आईडीज़ का टेबल है। तो इन दोनों टेबल्स को हमने मिलाना हो तो हमारे पास ऑर्डर आईडी के बेस पर हम इनको ज्वाइन करेंगे। सेम एग्जैक्ट यहाँ पर देखें कस्टमर आईडी है तो कस्टमर वाले टेबल में भी कस्टमर आईडी था, यानी दोबारा से अगर हमने ऑर्डर और कस्टमर वाले टेबल को ज्वाइन करना हो तो हम इन आईडीज़ का यूज़ करेंगे। अब इनका यूज़ इसलिए करते हैं जब हमने एक एक्चुअल रिकॉर्ड इनसाइट्स फाइंड आउट करने हो, जब हमने देखना हो कि कस्टमर आईडी के मुताबिक कौन सा कस्टमर था, उसका क्या नाम था, क्या एड्रेस है, क्या उसका कॉन्टैक्ट था, किस सिटी से था, किस कंट्री से था, फिर उसने कौन सी जो है वो ऑर्डर परचेज़ किया है, यानी किस तरह का ऑर्डर परचेज़ किया है, फिर उस ऑर्डर की आईडी क्या है, फिर वो किस डेट को उसने ऑर्डर किया था, ठीक है, फिर वो ऑर्डर उस तक जो पहुंचा है वो किस शिपर के तौर पर पहुंचा है, किस शिपर ने उसके ऑर्डर को उसकी लोकेशन तक भेजा है। तो एसक्यूएल के अंदर जिस तरह के मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हर एक हमारे पास रिकॉर्ड अलग टेबल में इंसर्ट हो रहा होता है। कस्टमर का रिकॉर्ड था तो जाहिर सी बात है वो किसी ना तो किसी और कैटेगरी के थ्रू भी आया होगा, यानी उसने कोई चीज़ ऑर्डर की होगी। अगर हम प्रोडक्ट्स की सर्विसेज दे रहे हैं, परचेज सेल बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस कस्टमर ने एक ऑर्डर
प्लेस करवाया होगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर वाले टेबल में भी उसका रिकॉर्ड फिर इंसर्ट किया जाएगा। तो एट दी एंड फिर ये जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल अपना जो सिनेरियो है या फिर जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपना छोटा सा क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट ही आएगा क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जोन जोन से हमें रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, मेनली जो हमें कॉलम्स चाहिए वो ही यहाँ पर हम लोग आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे। सो यहाँ पर हम एक और देखते हैं, और प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर देखें हमारे पास सप्लायर आईडी भी है और कैटेगरी आईडी भी है। तो कैटेगरी आईडी हमारे पास इस कैटेगरीज वाले टेबल के अंदर भी मौजूद थी। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेलेक्ट और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स के मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट्स मेरे पास किस टेबल के अंदर हैं, प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिख दूँगा कि उस प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है मुझे वो आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर जॉइंट्स में एसक्यूएल के अंदर जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को मर्ज करते हैं तो हमेशा हम को वही कॉलम जिसकी हमने एक इंफॉर्मेशन एक्चुअल में देखनी होती है वही कॉलम्स को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टेबल नेम लिखा कि मुझे, चूँकि अब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जाओ और उस टेबल में से प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम को उठा लो, गेट कर लो, एक्सट्रैक्ट करो। तो उसके लिए यहाँ पर हमने दरमियान में लिख दिया है डॉट। उसके बाद और कोई भी अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है वही हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम। उसके बाद अब इसके अलावा अगर हमें कोई और चीज़ चाहिए हो तो ये जितना हमारे पास कैटेगरी वाला टेबल है तो इसमें से मैं कैटेगरी नेम ले लेता हूँ। तो उससे पहले मुझे यहाँ पर जो टेबल का नेम है वो लिखना पड़ेगा, कैटेगरीज डॉट। अब क्या मुझे चाहिए, कैटेगरी नेम। ये मैंने कैटेगरी नेम ले लिया। उसके बाद अब यहाँ पर किस टेबल के बिहाफ पर मैं जॉइंट्स कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर जो कॉलम एक्सट्रैक्ट किए हैं वो प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से किए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से भी ये कुछ चीज़ें लेनी है। और यहाँ पर अब मैं बताऊँगा कि इनर जॉइन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। कौन सा जॉइन, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन इस प्रोडक्ट वाले टेबल के साथ किस दूसरे टेबल का मैं कर रहा हूँ, तो वो अब मैं यहाँ पर टेबल नेम लिखूँगा, डैट इज़ कैटेगरीज, कि कैटेगरीज वाला टेबल है। उसके बाद ऑन। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अपने पाइथन के अंदर मर्ज वाले टेबल के मर्ज वाले मेथड के साथ इसको थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें तो मर्ज के पैरेंथेसिस में भी हम कुछ पैरामीटर्स पास करते थे जिसमें हम टेबल नेम डिफाइन कर देते थे, वो भी यहाँ पर हमने कर दिए हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरीज। उसके बाद फिर कौन सा हमने जॉइन इम्प्लीमेंट करना होता था तो वो हम क्या यूज़ करते थे, हाउ। तो यहाँ पर मैंने इनर जॉइन लिख दिया कि फ्रॉम इस प्रोडक्ट्स वाले टेबल को और इस कैटेगरी वाले टेबल के दरमियान कौन सा जॉइन इम्प्लीमेंट करना है, डैट इज़ इनर। और ऑन में हम बताते हैं कि किस कॉलम के बिहाफ पर। तो जैसा कि हमने देखा था कि दोनों टेबल्स में मेरे पास एक सेम कॉलम था, तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा कॉलम है, कैटेगरी आईडी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी का टेबल कैटेगरीज वाले टेबल के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि कैटेगरीज आईडी ही मेरे पास प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऑन के बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट फिर डॉट, उसके अंदर हमारे पास है कैटेगरी आईडी, बराबर होनी चाहिए कैटेगरीज वाले टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी से। यहाँ पर ये हमने कोड यहाँ पर लिखा है। तो ये देखें हमारे पास वही आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होगी जो हमें चाहिए थी, जिसमें हमने कहा है कि प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर जो कैटेगरी आईडी वाला कॉलम है
उसके अंदर जो जो रिकॉर्ड्स जो जो आईडीज़ 1 2 3 वट एवर वो मैच कर जाएंगी कैटेगरीज़ वाले टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी से, तो सिर्फ उन्हीं के मुझे यहाँ पर ये वाले कॉलम्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं। यहाँ पर चले मैं कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी वाला कॉलम भी ले लेता हूँ। तो ये देखें कैटेगरी के अंदर मेरे पास ये दो आईडीज़ मौजूद हैं, यानी प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर एक बंदे ने ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या की हैं, परचेज़ की हैं, ऑर्डर करवाई हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड क्या है, डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 वाला पर्सन आ गया, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 2 वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, और असेंडिंग में करना है तो उसके लिए हमें असेंडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर कॉलम नेम तो लिखना है किसके भी हाफ पर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटेगरी आईडी। सो ये हमारे पास कैटेगरी आईडीज़ आ गई 111, जितनी भी आईडीज़ नहीं है वो सारी ये आ गई हैं। उसके बाद 2 वाला पर्सन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पहले भी हमारे पास 77 रिकॉर्ड्स थे, अब भी हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 77 ही डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट के 2 रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद दोबारा से फर्स्ट का कैटेगरी का एक रिकॉर्ड आ गया, एक ये भी 2 रिकॉर्ड्स आ गए। तो वो चूँकि प्रोडक्ट आईडीज़ के बेस पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो जॉइन इम्प्लीमेंट किया है दैट इज़ इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या काम करता है, दोनों टेबल्स में जिस कॉलम के बिहाफ पर हम जॉइंट्स कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, अगर वो रिकॉर्ड्स वो आईडीज़ दोनों टेबल्स के अंदर सेम मौजूद होंगी फिर ही मेरे पास इनर जॉइन वर्क करेगा। यानी एक टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी 1 है और एक टेबल मेरे पास फॉर एग्जांपल सैलरीज का है, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी 1 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो मुझे फाइनल आउटपुट में जब इनर में जॉइन इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे 1 वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि एक टेबल के अंदर उसकी आईडी मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन्हीं दोनों टेबल्स को मैं लेफ़्ट राइट के साथ यूज़ करूँगा तो फिर एक चीज़ मेरे पास क्या आएगी, नल आएगी। वो आएगी कि जब हम सैलरीज़ वाले कॉलम्स में देखेंगे तो वो एम्प्लॉय 1 का मुझे सैलरी वाला रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह मुझे NaN या फिर नल रिकॉर्ड ही शो होगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट का मेथड है, और इनर जॉइन में जिसमें दोनों ही रिकॉर्ड्स मुझे क्या हों, आउटपुट में डिस्प्ले हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या थे, 2 टेबल्स का हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 से ज़्यादा भी टेबल्स मौजूद हों तो उस पर हम लोग यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर एक है ऑर्डर्स का टेबल और उसमें मेरे पास ऑर्डर आईडी है, देन कस्टमर, कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर नेम, शिपर्स वाले टेबल के अंदर शिपर नेम। अच्छा, यहाँ पर हम चलें कस्टमर आईडी भी ले लेते हैं। कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, कौन से टेबल से ही मैंने यहाँ पर कह दिया, ऑर्डर्स वाले टेबल। अब ऑर्डर्स वाले टेबल के साथ मुझे इनर जॉइन करना है कस्टमर वाले टेबल को, क्योंकि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी मौजूद है। ऑन किसके भी हाफ पर, जिस तरह के यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी अगर सेम हुई किसके साथ, कस्टमर वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी के साथ ही। सो यहाँ पर अभी हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए
एक मिनट। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने शिपर नेम भी लिखा है। चलें इसको मैं पहले ज़रा कॉपी, पहले इतना रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास रिकॉर्ड्स आ चुके हैं अभी फ़िलहाल 830, जो कि ऑर्डर्स और कस्टमर वाले टेबल से मैंने गेट किए हैं। अब ऑर्डर्स वाले टेबल में मेरे पास कस्टमर आईडी भी मौजूद थी और कस्टमर वाले टेबल में तो मौजूद थी, तो वही रिकॉर्ड यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो कस्टमर आईडी 90 है ये दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद थी, इसलिए मुझे इसका यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हुई है। तो अब यहाँ पर मैं एक और टेबल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मल्टीपल्स टेबल के अंदर 2 और मोर टेबल्स के अंदर हम इनर जॉइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से यहाँ पर एक और जॉइन का नाम लिखूँगा, दैट इज़ इनर जॉइन। ये दोनों तो इनर जॉइन हो गए मेरे पास। अब मेरे पास एक और टेबल है शिपर वाला, तो शिपर टेबल के अंदर से मुझे क्या चाहिए, अब मैंने साथ ही कह दिया कि इन रिकॉर्ड्स के साथ ही शिपर वाला जो टेबल है शिपर्स ऑन, उसके अंदर मेरे पास ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर भी शिपर आईडी मौजूद है और शिपर्स वाले टेबल के अंदर भी मेरे पास शिपर आईडी मौजूद है। सो इस पूरे को सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पर ये देखें, मेरे पास ये शिपर का टेबल है, तो ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास शिपर आईडी यहाँ पर 3 है। इसका मतलब है कि शिपर नेम जिनके थ्रू कस्टमर तक जो प्रोडक्ट्स थी वो पहुंची हैं, शिपिंग की गई हैं, वो ये हैं, स्पीडी है, यूनाइटेड है और फेडरल है। अब इन्हीं के रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर भी होंगे शिपर आईडी। तो ये आप देखें, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी भी मौजूद है, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी भी मौजूद है, ये देखें शिपर आईडी भी मौजूद है। यानी कि ये जो एम्प्लॉय 90 है, इस एम्प्लॉय 90 तक जो उसका सामान जो उसने परचेज करवाया था, ख़रीदा है, वो उस तक शिपर आईडी 3 जो कि फेडरल था उसके थ्रू पहुंचा है उसकी लोकेशन तक। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें अभी भी मेरे पास ओवरऑल 830 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये देखें शिपर नेम आ गया है कि कौन से शिपर के थ्रू 90 वाले कस्टमर का रिकॉर्ड पहुँचा था। यहाँ पर हम शिपर आईडी भी ले लेते हैं, शिपर्स डॉट शिपर आईडी। तो यहाँ पर मेरे पास वो आईडीज़ भी आ जाएंगी। तो देखें, तो ये हमारे पास यहाँ पर जॉइंट्स का यूजेज होता है। जी हाँ, अब मैंने 2 से ज़्यादा टेबल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया है, जॉइन का यूज़ किया है। पहले 2 टेबल वो मैंने ये करवा दिए। क्या मैंने क्यूरी यहाँ पर यूज़ की है, सेलेक्ट का इस्तेमाल किया ऑर्डर्स के, पहले ऑर्डर वाले टेबल में जाओ, वहाँ से ऑर्डर आईडीज़ को उठा लो, वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मैंने कहा है कि बस ऑर्डर्स वाले टेबल में से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब कस्टमर वाले टेबल में जाओ और उसमें से कस्टमर नेम्स को उठा लो, तो वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, कस्टमर आईडी भी यहाँ पर लिख सकते थे, वो मैंने एंड पे लिख दी है। इसको चलें हम ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं कि कस्टमर नेम से पहले ही हमें डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, कस्टमर आईडी अब यहाँ पर आ जाएगी ऑर्डर्स के बाद जब मैं इसको रन करूँगा। उसके बाद कस्टमर नेम आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि अब शिपर्स वाले टेबल में जाओ और उसमें से शिपर नेम उठा लो, तो वो ये शिपर नेम आ गया। और साथ ही मैंने कहा कि उसकी आईडीज़ भी उठा लो, तो 3 ही आईडीज़ थी, 1, 2 और 3। एक स्पीडी थी, एक यूनाइटेड थी और एक फेडरल थी। उसके बाद मैंने उसको कहा कि फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि अब ये फ्रॉम ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं है कि एक ही टेबल, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने 3 टेबल्स और उनके अंदर कॉलम्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो फ्रॉम ऑर्डर्स का मतलब है कि अब इनर जॉइन का यूज़ करना शुरू करो, ऑर्डर्स और कस्टमर के दरमियान कौन सा टेबल इंप्लीमेंट करना है वो ये मैंने लिखा है, इनर जॉइन। ठीक है, यहाँ इसको मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्स और कस्टमर के दरमियान इनर जॉइन को इस्तेमाल करो, लेकिन किस कॉलम के बिहाफ पर, तो वो मैंने उसको कहा ऑन, के ऑर्डर्स वाले टेबल में जो कस्टमर आईडी का कॉलम है और कस्टमर वाले टेबल में जो कस्टमर आईडी का कॉलम है, अगर उनके अंदर सेम मैच रिकॉर्ड कर जाएं
तो सिर्फ उन्हीं के मुझे ओवरऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाना, और उसके बाद दोबारा से इस पूरे क्यूरी, इस पूरे जॉइंट के ऊपर ही मैंने ये वाला जॉइंट भी इम्प्लीमेंट किया है कि अगर ये वाले जॉइंट्स क्या कर जाएं, ये वाले रिकॉर्ड्स मैच कर जाएं, तो फिर इन्हीं के टेबल्स में अंदर जाकर देखना कि उनकी शिपर आईडीज़ कौन कौन सी हैं। अगर वो भी सेम हुई तो फिर मुझे वो ही आउटपुट में डिस्प्ले करवाना। ठीक है, तो अभी भी रिकॉर्ड्स हमारे पास सेम ही हैं, बस यहाँ पर मैंने कस्टमर आईडी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास यूज़ होता है मेथड कि जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर इनर जॉइन का इस्तेमाल करें। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है लेफ़्ट जॉइन। यहाँ पर अब हम लिख देते हैं लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन में यानी कि पहला वाला जो टेबल यहाँ पर हम बताएंगे उसको, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स चाहे वो दूसरे टेबल में मैच करते हों या ना करते हों, तो वो हमारे पास आउटपुट में क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। जिस तरह यही चीज़ सारी मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। सबसे पहले हम दो टेबल्स के दरमियान कर लेते हैं, तो शिपर को यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। ऑर्डर्स आईडी और कस्टमर के दरमियान रिलेशनशिप है क्योंकि उन दोनों की आईडीज़ एक टेबल में मौजूद हैं। और इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने उसको कह दिया है कि ऑर्डर्स वाले टेबल में से ऑर्डर आईडी ले लो, कस्टमर वाले टेबल में से उसकी आईडी, उसका नाम ले लो। साथ में हम और भी कह सकते हैं, कस्टमर्स वाले टेबल में हमारे पास कंट्री भी थी तो वो भी ले लेते हैं, कंट्री भी ले लो। अब ऑर्डर्स और कस्टमर के दरमियान लेफ़्ट जॉइन का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ़्ट जॉइन। ठीक है, अब कौन से टेबल के दरमियान, कस्टमर और ऑर्डर्स, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर क्या हो, कस्टमर आईडीज़ जो सेम होंगी, और आईडीज़ वाला हमारे पास यहाँ पर सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो लेफ़्ट वाला टेबल है, जो मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया होगा टेबल, वो ही यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगा। तो लेफ़्ट वाला यहाँ पर मेरे पास टेबल कौन सा है, ऑर्डर्स, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स का टेबल डिफ़ाइन किया है और उसके बाद मैंने लेफ़्ट जॉइन कस्टमर लिखा है। तो इसका मतलब है कि पहले टेबल में मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आईडीज़ होंगी वो ही डिस्प्ले होंगी। अगर वो कोई नल भी होंगी तो वो नल्स भी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। और सेकंड टेबल जो कि मेरे पास है कस्टमर्स का, मुझे सिर्फ वही आउटपुट में डिस्प्ले होगा जो ऑर्डर्स वाले टेबल में कस्टमर आईडीज़ मैच कर जाएंगी। सिर्फ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कंट्री मुझे उन्हीं का यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, हम फर्स्ट टेबल यहाँ पर कस्टमर्स का बना देते हैं और सेकंड टेबल हम यहाँ पर ऑर्डर्स का बना देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी कि पहला टेबल कस्टमर्स आईडीज़ है तो मुझे यहाँ पर कस्टमर आईडीज़ लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पर मेरे पास पहला टेबल कौन सा बन चुका है, वो कस्टमर्स का है। तो अब कस्टमर्स के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, अब चाहे वो नल हो या नल ना हो, लेकिन ऑर्डर आईडी सिर्फ वही मैच करेंगी जो दोनों टेबल्स में हमें मैच कर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी नल जो है वो नहीं नज़र आएगा।
ये देखिए यहाँ पर ये दो ऑर्डर आईडीज़ मेरे पास नल हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब मेरे पास जो फर्स्ट टेबल है वो है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किए हैं उन सब के रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो ये देखें उनकी आईडीज़ भी, कस्टमर नेम भी, कस्टमर आईडी और कस्टमर की कंट्री भी डिस्प्ले हो रही है। लेकिन सेकंड टेबल मेरा कौन सा है, अब यहाँ पर ऑर्डर्स का है। तो इसमें मुझे ऑर्डर आईडी सिर्फ वही डिस्प्ले होंगी जो मैच कर जाएंगी कस्टमर की आईडीज़ के साथ, बस। यानी कस्टमर आईडीज़ जो इन दोनों टेबल्स में सेम होंगी। तो यहाँ पर देखें तो ऑर्डर आईडीज़ इंसर्ट नहीं हुई, लेकिन कस्टमर आईडीज़ तो ज़रूर मौजूद थी दोनों टेबल्स के अंदर, लेकिन उनकी सिर्फ ऑर्डर आईडीज़ मौजूद नहीं थी। तो चूंकि सेकंड टेबल था तो वो मुझे यहाँ पर नल नज़र आएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट जॉइन में हमारे पास फर्स्ट वाला जो टेबल है उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, वो चाहे नल हों या ना हो। लेकिन सेकंड टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो उन आईडीज़ में मैच कर जाएंगे। बाकी जो नहीं मैच कर रहे होंगे तो उसकी जगह नल हमें या एम्प्टी शो होगा, जिस तरह अभी उसने हमें यहाँ पर शो करवाया है, क्योंकि सेकंड टेबल इस बार मेरे पास ऑर्डर आईडीज़ का था। So is it clear? ओके, यहाँ पर हम कंडीशन लगा कर डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर कोई नल हमारे पास यहाँ पर है तो इसको हम यहाँ से रेस करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेयर, अगर, अब चूँकि ऑर्डर्स हमारे पास सेकंड टेबल है तो ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर अगर कोई कस्टमर आईडी इज़ नल, यहाँ पर ये हमारे पास नल यूज़ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर आईडीज़ नल आ रही हैं, कि हो सकता है कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी ये वाली मौजूद ना हो, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड नल आ रहा है। ठीक है, और ये लास्ट पे भी हमें रिकॉर्ड्स यही थे। और अगर हमने नल वाला नहीं देखना तो इज़ नॉट लगा देते हैं कि नल ना हो, तो इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले होंगे। सो ये हमारे पास यहाँ पर था लेफ़्ट जॉइन। अब राइट जॉइन हमारे पास बिल्कुल इसका ऑल्टरनेटिव है, यानी इसका उल्टा है, इसका रिवर्स है, कि सेकंड टेबल के तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, फर्स्ट टेबल के वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं होंगे जो मैच ना किए गए हों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट जॉइन। कंडीशन को हम अभी रेस करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसमें देखें सेकेंड वाला टेबल हमारे पास कौन सा था, ऑर्डर्स का। तो जितनी भी ऑर्डर आईडीज़ करंटली मौजूद होंगी वो ही सिर्फ हमें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। ओके, यहाँ पर अगर अब हम लिख लें कि कोई अगर नल है तो कोई भी नल यहाँ पर कस्टमर आईडी इस टाइम पे मौजूद नहीं है, नल नहीं है। और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी ही कर लें कि क्या कोई ऑर्डर आईडी नल है, तो वो भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर कह दें कि कोई अगर कस्टमर आईडी नल है तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास फ़िलहाल नल नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है राइट जॉइन। अच्छा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका हम लोग टेबल्स के नाम चेंज कर लेते हैं। अब मेरे पास पहला टेबल ऑर्डर्स का बन गया है, सेकंड टेबल कस्टमर्स का बन गया है। तो अभी भी नल कोई भी नहीं है। कंडीशन को ख़त्म करते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास पहले 830 थे, अब 832 रिकॉर्ड्स आ गए हैं।
तो इसमें हो सकता है कि हमारे पास कोई नल रिकॉर्ड भी आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखें, अब मेरे पास फर्स्ट वाला टेबल है ऑर्डर्स का, तो फर्स्ट वाले टेबल में चाहे नल हो या ना हो हमें वो डिस्प्ले करवाएगा। सेकंड वाले टेबल के राइट जॉइन में सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे विद नल्स, लेकिन चूंकि इनकी आईडीज़ मेरे पास कस्टमर वाले टेबल में शायद मौजूद हों लेकिन उसका रिकॉर्ड ऑर्डर आईडीज़ के अंदर ना हो, तो वो यहाँ पर इसलिए हमें एम्प्टी रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं राइट जॉइन। और यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के अंदर भी देखा था, बल्कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर था हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज़ भी मौजूद थी। तो इनके दरमियान भी हम यहाँ पर राइट जॉइन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर वाला टेबल यहाँ पर हम लिखते हैं एम्प्लॉय वाले टेबल से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम ले लेते हैं कि उसका फर्स्ट नेम आ जाए बस। अब यहाँ पर टेबल्स कौन सा, यहाँ पर हम ऑर्डर ही रखते हैं राइट, और यहाँ पर हम अब एम्प्लॉयज़ टेबल नेम देते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अब अभी हमने चूँकि देखा है कि ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर जो ये एम्प्लॉय आईडीज़ है अगर वो मैच कर गई एम्प्लॉयज़ वाले टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडीज़ से, तो सिर्फ हमें उसी के रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, लेकिन राइट जॉइन का यूज़ करना है। तो राइट जॉइन में एम्प्लॉय जो टेबल है वो सेकंड टेबल है, तो उसके तमाम रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले होंगे, वो चाहे नल हो या ना हो, जिसमें फ़र्स्ट नेम और उसकी आईडी है। और फर्स्ट टेबल है यहाँ पर ऑर्डर्स का, तो उसके मुझे जो मैच कर जाएंगे रिकॉर्ड्स वो ही डिस्प्ले होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 830 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम साथ में कंडीशन भी यूज़ कर लें जिसमें हम लिखेंगे ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर ऑर्डर्स वाली आईडी अगर कोई नल है, तो कोई भी एम्प्लॉय वाले टेबल के साथ ऑर्डर्स वाले टेबल में कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नल नहीं है, ताकि उससे फिर हमें आइडिया हो जाता है कि राइट जॉइन में किस टेबल के अंदर हमारे पास नल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी में हम देख लेते हैं, तो कुछ भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर हम फर्स्ट टेबल की बात कर लें, फर्स्ट नेम की बात कर लें कि शायद फर्स्ट नेम नल हो सकते हैं कुछ, तो वो भी हमारे पास नल नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास राइट जॉइन था जो कि बिल्कुल लेफ़्ट जॉइन का ऑल्टरनेटिव था। ऑल्टरनेटिव से मुराद है कि जिस तरह लेफ़्ट जॉइन वर्क करता है आप उसी को थोड़ा सा उल्ट कर लें, उसका रिवर्स कर लें, तो आपके पास राइट जॉइन इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होता है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में वो क्या करता है कि हर एक रिकॉर्ड को क्या करता है, दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड से मैच करता जाता है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि चाहे नल रिकॉर्ड हैं चाहे नल रिकॉर्ड नहीं हैं, सारे के सारे ओवरऑल ही हमारे पास रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको करते हैं स्टैटिक अगर यूज़ कर लें फ्रॉम, कौन सा टेबल यहाँ पर मैंने कह दिया, कस्टमर्स, इसके दरमियान क्रॉस जॉइन। और यहाँ पर मुझे जो है वो बताने की मे भी ज़रूरत ना भी पड़ेगी कि दोनों आईडीज़ में सेम रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कस्टमर आईडीज़ और ऑर्डर वाले टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये हमें बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बता भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी बताएंगे तो तब भी वो क्या करेगा, हर रिकॉर्ड को
हर रिकॉर्ड के साथ क्या करता जाएगा, मैच करता जाएगा। यहाँ पर ओके थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास कस्टमर्स के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 91, और ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर वाले टेबल के अंदर 91 रिकॉर्ड्स हैं और ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर 830 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये ही वैल्यू आ रही है 75,530, यानी हर रिकॉर्ड एक दूसरे रिकॉर्ड से क्या हुआ है, मैच कर गया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लगाते हैं कंडीशन, ये ज़रा स्टिल हो गया है, तो यहाँ पर अब मैं लगा देता हूँ कंडीशन वेयर अगर कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल हुई ऑर्डर्स ऑर्डर्स वाले टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी ही है। तो अब यहाँ पर सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं जो दोनों कस्टमर्स वाले टेबल के अंदर और ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर अगर कस्टमर आईडी सेम होंगी तो सिर्फ वही रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैंने वेयर का यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर ऑन का यूज़ कर लूँ तो हमारे पास ये वाला जो रिकॉर्ड है क्रॉस जॉइन भी अगर हम किसी एक प्राइमरी की के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करें तो फिर इसका रिज़ल्ट हमारे पास एक तरह का इनर जॉइन के की तरह ही आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी की यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी की होती है वो एक टेबल के अंदर एक यूनिक की को कहा जाता है। अगर दो टेबल्स के अंदर, दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर हमें सेम कॉलम नज़र आ जाए, जिस तरह ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी मौजूद था और कस्टमर वाले टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी मौजूद था, तो फिर इस बेस पर हम कहेंगे कि ये फॉरेन की है हमारे पास। ठीक है, तो फिर उस बेस पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास फॉरेन की है कि एक ही टेबल के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की थी, वो ही प्राइमरी की अगर हमें किसी दूसरे टेबल में भी मिल जाए तो फिर हम उसको यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास फॉरेन की है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं जॉइंट्स के जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। इनर जॉइन क्या है हमारे पास और आउटर जॉइन क्या है, जिसको क्रॉस जॉइन कहते हैं, और हमारे पास फर्स्ट लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन क्या है। इसकी आउटपुट में आप एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर आप उसकी आउटपुट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ टेम्प्रेरी तौर पर जब आपको रिज़ल्ट चाहिए होता है तो उसमें फिर हम इसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर हम कोई टेम्प्रेरी कॉलम का नेम दे सकते हैं अगर हमने आउटपुट यहाँ पर स्टोर करवानी है। यहाँ पर तो फ़िलहाल नहीं होगी वो, क्योंकि ये हम अपनी डेटाबेस को यूज़ करते हुए नहीं काम कर रहे। लेकिन जब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब आपने फिर इसी एसक्यूएल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जब आपने इसके रिज़ल्ट्स को या फिर इसके रिज़ल्ट्स का आपने बनाना हो, डैशबोर्ड क्रिएट करना, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटाबेस में से सारे टेबल्स या उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने एक्सेल या पावर बीआई के अंदर, जिसके अंदर आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर भी दोबारा से एक बार आपको इनसाइट्स वगैरह फाइंड आउट करके फिर आप डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकता।
सो ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यहाँ पर जॉइन है, दैट इज सेल्फ जॉइन। सो सेल्फ जॉइन का जो मैंने मेथड बताया है वो, या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सेल्फ जॉइन में वो हम एक ही टेबल को उसी के रिज़ल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अपने टेबल को क्या कर सकें हम, उसकी जो लेंथ है उसको हम कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, तो सेल्फ जॉइन में हम क्या काम करते हैं कि अपने ही टेबल को उसके साथ मल्टीप्लाई सॉरी जॉइन करवाते हैं। जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेलेक्ट, अब यहाँ पर सेलेक्ट मैं यहाँ पर फ़िलहाल ए लिख देता हूँ, ए डॉट। अभी जो पीछे हम लोगों ने जॉइंट्स इंप्लीमेंट किए थे उसमें डॉट से पहले हम टेबल नेम लिखते थे। अब चूंकि सेल्फ में मैंने बताया कि एक ही टेबल को हम उसी के रिकॉर्ड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर जॉइन करवाते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर एक ही टेबल को आगे दो टेबल्स में डिवाइड कर रहा हूँ, या दो टेबल्स उसको टेम्परेरी तौर पर उसको नेम असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, ए के बाद यहाँ पर मैंने कह दिया कस्टमर आईडी जो मुझे फॉर एग्जांपल आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर मैं एक और टेबल ले लेता हूँ, दैट इज़, चलें ए ही ले लिया, इसमें मुझे कंट्री भी चाहिए। चलें ए के साथ में इसमें कह देता हूँ मुझे सिटी भी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक और टेबल नेम बी, बी भी मेरा कस्टमर वाला टेबल नेम ही होगा, लेकिन इसमें मैंने अभी कहा है कि मुझे सिर्फ कस्टमर के नाम चाहिए। देन अब यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम, किस में से, मैंने यहाँ पर लिख दिया कस्टमर्स टेबल, लेकिन साथ में आगे मैंने बता भी दिया कि कस्टमर वाले टेबल को मैंने एक बार ए से रिप्रेजेंट किया है और कस्टमर्स वाले ही टेबल को मैंने बी से बी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिंपली सिर्फ वेयर की कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर SELF सेल्फ जॉइंट इस्तेमाल नहीं होता। जिस तरह हमने क्रॉस का इस्तेमाल किया, ठीक है, हमने इनर लिखा था, तो वहाँ पर ये कलर्स भी इनके चेंज हो गए थे, तो सेल्फ यहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो इसके लिए हम यहाँ पर वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे। वेयर जहाँ पर ए डॉट कस्टमर वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी लेस देन या ग्रेटर देन हो, बी वाला टेबल। अब देखें टेबल एक ही है, लेकिन मैंने उस एक टेबल को दो नाम दे दिए हैं, एक ए दे दिया है और एक बी दे दिया है। तो अब ए वाले टेबल में भी कस्टमर के सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड मौजूद होंगे और बी वाले को भी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो ए वाला है उसके अंदर जो कस्टमर आईडीज़ हैं वो ना तो छोटी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए बी वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडीज़ से। और उसके बाद यहाँ पर चलें, अभी इसको अगर हम इतना ही रन करके देखें तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड्स कितने आ चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं 8190। तो यहाँ पर मेरे पास ये 8190 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अगर मैं 91 को 91 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास 8281 आता है। तो इसका मतलब है कि कुछ उसने यहाँ पर क्या किए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं। ठीक है, बस सेल्फ जॉइन वैसे तो इसका इम्प्लीमेंट हम नहीं करते, क्योंकि मोस्टली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या तो इनर जॉइन का, जब हमने कॉमन रिकॉर्ड्स को देखना हो कि कितने मोस्टली हमारे पास जो रिकॉर्ड्स की एंट्रीज़ हैं वो एक्यूरेटली हुई हैं, और यहाँ फिर हम लोग लेफ़्ट और राइट जॉइन का यूज़ करते हैं। लेकिन सेल्फ जॉइन हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही टेबल को हम क्या करते हैं, उसी के रिकॉर्ड्स के साथ हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, हम जॉइन कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेल्फ जॉइन का। सो इज़ डैट क्लियर कि हमारे पास SQL के अंदर कॉन्सेप्ट वही थे, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट क्यूरीज इम्प्लीमेंट की हैं कि ठीक है कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जिस हम एडिटर का या जिस इन्वायरमेंट में बैठकर काम करें वहाँ पर हमने एक्चुअल में कोड लिखना कैसे, क्यूरीज लिखनी कैसे, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि जिससे फिर आउटपुट एक्सट्रैक्ट की जा सके। तो वो यहाँ पर हमने आज जॉइंट्स का SQL के ऊपर अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। इज़ दैट क्लियर?
अब यहाँ पर जॉइंट्स के बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर यूज़ होता है। आपने न्यू कॉलम्स क्रिएट नहीं करने, मैंने उसमें कहा है कि आप एक ही टेबल को दो नाम दे रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग उनके इस टाइम पे सेल्फ के तौर पर आप पहचान दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी भी कॉल टेबल के अंदर, वो चाहे आप टेम्परेरी तौर पर जॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप उसके अंदर अगर आप नया कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसकी अलग कमांड होगी, उसके लिए आप ऑल्टर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो आपके पास, या अपडेट का आप यूज़ करोगे अगर आपने कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो ये अलग अलग कमांड्स का फिर उस टाइम पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ओके। यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑपरेटर है, बिटवीन ऑपरेटर। जिस तरह हमने देखा था, इस ऑपरेटर को देखा था, इन ऑपरेटर को सॉरी देखा था हमने, इसी तरह बिटवीन ऑपरेटर है। बिटवीन नाम से ही जाहिर है कि जब हम कोई एक रेंज स्पेसिफाइड कर दें तो उस रेंज के दरमियान आने वाली वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ होंगी, बिटवीन ऑपरेटर के तौर पर हम इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको वाइल्ड कार्ड के अंदर भी मे बी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो। अच्छा, चलें, यहाँ पर अगर मेरे पास ठीक है, यहाँ पर मैं कस्टमर वाले टेबल से तमाम रिकॉर्ड्स गेट कर लेता हूँ, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर जो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है दैट इज़ पोस्टल कोड, पोस्टल कोड की मैंने यहाँ पर बता दी बिटवीन, यहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे। अब पहली यहाँ पर रेंज मैं बताऊँगा, तो मैंने यहाँ पर पहली रेंज बता दी है, ये 67,000 है। अच्छा, चलें, यहाँ पर मैं रेंज बता देता हूँ कि अगर कोई रेंज के मेरे पास 11,000 से लेकर, और एंड, अब चूँकि एंड का इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है 11,000 से लेकर ये 13,000 के दरमियान जितने भी पोस्टल कोड डिस्प्ले हुए हैं या पोस्टल कोड बने हैं वो मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर देखें, उसने मुझे वही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाया है। मैं यहाँ पर अब 12,000 से लेकर मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको 70,000 तक। तो अब इस रेंज के दरमियान जितने भी पोस्टल कोड बनाए गए होंगे, असाइन किए गए होंगे, वो ही मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो बिटवीन ऑपरेटर है वो इम्प्लीमेंट होता है कि जब हम एक स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह क्वांटिटी के ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। वेयर का ही हम इस्तेमाल करेंगे कि वेयर कॉलम नेम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बिटवीन किसके दरमियान होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा है कि 0 एंड 15, कितनी जो है वो 0 से लेकर 15 के दरमियान क्वांटिटी की रेंज मेरे पास मौजूद है, तो वो मुझे यहाँ पर बताओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम साथ में फिर अगर मैं यहाँ पर काउंट करके सिर्फ देख लूँ रिज़ल्ट, तो यहाँ पर मैं काउंट के ऊपर क्वांटिटी लिख देता हूँ, तो देखें ये मेरे पास 9, 10 ही आ रही हैं। तो ये बिटवीन ऑपरेटर हम लोग एक यूज़ करते हैं जब हम अपनी कोई रेंज को स्पेसिफाइड करते हैं। हाँ जी, सेल्फ जॉइन को आप ये कह सकते हैं कि जस्ट व्यू के हर एक जॉइन क्या वाकई ही जो है वो मल्टीपल्स टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सेल्फ जॉइन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज मोस्टली जो जॉइंट्स हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ इनर, लेफ्ट या राइट हमारे पास यूज़ होते हैं, कि उसमें एक्चुअल जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वही हमारे पास आती है। ओके,
नेक्स्ट जो है वो बिटवीन के साथ साथ हमारे पास नॉट बिटवीन भी यूज़ होता है। जिस तरह हमने इन का यूज़ किया तो नॉट इन भी था, इज़ का यूज़ किया तो इज़ नॉट भी हमारे पास यूज़ हुआ। ठीक है, इसी तरह बिटवीन अगर हमने इस्तेमाल किया है तो हमारे पास नॉट बिटवीन भी यूज़ हो गई। यानी कि फिर वो वाली जो हमारे पास रेंज होगी वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, यानी ये वाली रेंज के अलावा की जो बाकी की रेंज होंगी सिर्फ वो उसी को क्या करेगा, डिस्प्ले हमें करवाएगा। ऑल्टरनेटिव सेम एग्जैक्ट हमारे पास बिटवीन की तरह पर यहाँ पर ये यूज़ हो गई। यानी 0 से 15 की अब रेंज नहीं आएगी, इससे ऊपर की ही रेंज आएगी, चाहे वो फिर 16 हो, 17 हो एंड अप टू 100 हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर बिटवीन और नॉट बिटवीन ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं। सो इज़ इट क्लियर है कि जॉइंट्स किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके भी मैंने जो आंसर्स किए हैं। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बिटवीन नॉट बिटवीन का। जब हमने रैंडमली कोई भी अपनी एक रेंज के मुताबिक हमने रिकॉर्ड्स को चेक करना हो, उनकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो, उनमें सम करना हो या टोटल करना हो, तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, आज का टॉपिक और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फिर ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि ग्रुप बाय डाटा को और ज़्यादा समराइज़ करने के लिए हम एसक्यूएल के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो फिर उसमें जाहिर सी बात हमारे पास ग्रुपिंग एग्रीगेशन फंक्शंस भी यूज़ होंगे, कंडीशन उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए भी ग्रुप बाय कैसे किया जाता है, उसके रिकॉर्ड्स को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक और है केस स्टेटमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो है वो जो मैंने आपको मेथड्स बता दिए हैं, नेम बताए हैं टॉपिक्स को, उनको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।